हेलो दोस्तों, आज की नई क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे बोर्ड पर आप कुछ अजीब-सा देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। केमिस्ट्री के हमने 2 क्लासेस चलाई थी। जिसमें हमने आपके कुछ जनरल क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन यहाँ पर आज की क्लास से जो है केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज आपका टोटल थ्योरी और उसके साथ में क्वेश्चंस भी चलेगा, ठीक है? तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे और लास्ट तक जितने भी चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, ठीक है? तो जहाँ का भी सिलेबस मैच करता है यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस से, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे झारखंड के भी देखते हैं। तो जहाँ से भी आपका मैच करता है वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? और आईआरटी वाले तो उसको देख ही सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? मैटर एंड इट्स स्टेट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं कि द्रव्य तथा उसकी अवस्थाएं। ठीक है, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी कुछ उसके बारे में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी हो सकता है उसको पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। 11th में तो इसमें इसके बारे में एक सॉलिड करके चैप्टर है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सॉलिड करके है, तो उसमें काफी डिटेल में, यानी कि जैसे-जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती गई, वैसे-वैसे उसमें डेप्थ बढ़ती गई, यानी कि उस सब्जेक्ट में क्रिटिकल पॉइंट्स आते गए। जहां पर हम नॉर्मल ठोस द्रव गैस पढ़ लेते थे, उसके और डीप में जा जा करके क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग इसका एक जर्नल टर्म में पढ़ेंगे, बाकी हम लोग धीरे धीरे इसके डेप्थ में जाते जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के लोअर तक चलेंगे, क्योंकि जो वीडियोस देखते हैं वो हर तरीके के बच्चे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ आता है। बहुत बच्चे हैं जो एडवांस है, तो आप लोग वीडियोस को थोड़ा बढ़ा बढ़ा करके या फिर स्पीड में करके देख सकते हैं। आपको वीडियो को छोड़ना कहीं पर नहीं है, ठीक है? सारा देखना है, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। ये जो चीजें हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये शॉर्टेस्ट टर्म में लिख करके आपके लिए लाते हैं। जैसे कि मैटर एंड इट्स स्टेट, अगर इसको आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत, तो आप इसको अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है? आपको बहुत बड़ी-बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ-कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो जो हमारा चैप्टर का नाम है मैटर, जिसको हम लोग द्रव्य कहते हैं, ठीक है? वो क्या होता है? तो मैटर क्या होता है भाई? जैसे हमारे पास क्या-क्या हो सकती है भाई? हम है खुद, ठीक है? और ये मार्कर है, आप है, कैमरा है, फैन है, लाइट्स है, ठीक है? घर होता है किसी का। तो ये सारी चीजें, यानी कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा उसमें कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है? तो उसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं द्रव्य। जैसे कि हमारे पास, जैसे हमने कहा मार्कर है, तो मार्कर कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। जैसे हम इसको कहीं पर रखेंगे, तो जहां पर भी रखेंगे ये कुछ ना कुछ जगह को एक्यूपाइड कर लेगा, जगह को घेर लेगा, और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, वजन भी इसका कुछ ना कुछ होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है? अब जैसे कि हवा की बात करते हैं, जैसे कि आप सोचेंगे कि हवा हमारी द्रव्य है कि नहीं है, ठीक है? ज्यादातर जो हम लोग द्रव्य सोचते हैं वो सोचेंगे में पानी है। जैसे पानी होता है, तो अगर पानी अगर आपने कहीं फैला दिया, तो वो जगह तो घेर लिया, और उसके पास कुछ ना कुछ वजन भी होता है, तो वो भी द्रव्य है। लेकिन गैस में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गैसेस, जैसे ऑक्सीजन है या कुछ भी है। तो आप सिलेंडर भरा करके लाते हैं, जैसे कि आपने एलपीजी घर में यूज करते होंगे, तो एलपीजी में आप देखते हैं कि जब वो सिलेंडर खाली हो जाता है, तब आप उसका वजन कीजिए, और जब उसमें चीजों को भर दिया जाता है, तब उसमें वजन, मतलब उसमें जो एलपीजी गैस होती है, जब उसको भर दिया जाता है, तब उसका वजन कीजिए। तो यानी कि जो गैसेस होती हैं उनमें भी वजन होता है, लेकिन बहुत कम होता है वजन, है ना? यानी कि बहुत सारी गैसेस को आप लाएंगे ढेर सारा, तब कुछ वजन बताएगा, है ना? तो वजन भी होता है और स्थान भी घेरती है, ठीक है? जैसे कि एक गुब्बारा है, गुब्बारा के अंदर आप हवा को डालिए, हवा को डालते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय तक हवा तो जाती है, यानी कि उतना जितना भी उसमें जगह होती है उसको एक्यूपाइड करती है, उसको भरती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसमें जगह भर जाती है, फिर आप हवा डालते हैं, तो हवा जाती नहीं है, बल्कि गुब्बारा फट जाता है। ये चीज होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जगह को घेर रही है, ठीक है? अगर ऐसा होता कि जगह नहीं घेरती, तो गुब्बारा के अंदर आप डालते रहिए, गुब्बारा फूलता ही नहीं। तो स्थान घेरती है, इसीलिए गुब्बारा फूल जाता है, और जब हम एक्सेस उसमें जो हवा भेजते हैं, तब वो गुब्बारा फट भी जाता है, ठीक है? तो ये होता है हवा का स्थान घेरना, हवा का वजन भी होता है। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी इस पे कर सकते हैं। गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भरिए,
मतलब नॉर्मल इसको वज़न कर लीजिए पहले, अगर आपके पास में कहीं पर तराजू दुकान-वुकान पे होता है ना जो इलेक्ट्रिक वाला, वहाँ पर उसको तौल लीजिए, एक गुब्बारा खाली और उसमें हवा भर के तब तौलिए, तो देखेंगे आप थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएगा, ठीक है? तो ये उसमें वज़न आता है, क्लियर है? तो ऐसी चीज़ जिसमें जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, बस आपको सिंपल शॉर्ट टर्म में याद रखना है, क्लियर है? अब जो हमारा द्रव्य होता है ये 3 तरीके से इसको बाँटा गया है, कैटेगराइज़ किया गया है 3 तरीके से इसकी अवस्थाएँ बताई गई हैं। एक आपका ठोस, एक आपका द्रव्य और एक आपका गैसेस। ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है? तो ठोस क्या होता है? भाई ठोस वो होता है जिसकी आकृति और आकार निश्चित होता है, ठीक है? आकृति और आकार निश्चित होता है जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये डब्बी है, ठीक है? मार्कर की इंक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से रख दें, ठीक है? तो ये रखी हुई है, तो इसका आकार, ठीक है? और आकृति, आकार का मतलब है कि ये कितना छोटा है ना? ये इतना छोटा है, तो इसकी आकृति कैसी है? सिलिंड्रिकल शेप की है, ये चेंज नहीं होगी, अगर ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रखी जाए, मतलब कि इसपे किसी भी तरीके का फ़ोर्स या भी किसी भी तरीके का टेम्परेचर या कुछ काम ना करे तब, है ना? ऐसा नहीं कि आपने इसको रख के नीचे से गरम कर दिया, बोल दिया पिघल तो गया, है ना? ऐसा नहीं करना, उसके जो बाहर के एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस नहीं करना है, तब की बात हो रही है। तो उसमें कोई भी फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप एक छोटी-सी लकड़ी रख दीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये डब्बा है, ये हमने ऐसे रख दिया, पड़ा हुआ है द 10 दिन तक, कुछ भी चेंजेस आएगा? नहीं चेंजेस आएगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? ठोस होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, ठीक है? द्रव क्या होता है? द्रव में आपने देखा कि उसका आयतन तो उतना ही रहता है, मतलब जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जिसमें अगर उसमें आप डालेंगे तरह-तरह से जैसे कि मान लीजिए कि आपने डाला बॉटल में डाला, तो बॉटल के शेप का हो गया, आपने उसमें बाल्टी में डाला, तो बाल्टी के शेप का हो गया, आपने किसी पाइप में डाल दिया, तो पाइप के शेप का हो गया, तो उसका शेप चेंज होता रहता है, आकार बदलता रहता है, आयतन वही रहता है, ठीक है? ये होता है। गैसेस में क्या होता है? गैसेस में आपका आयतन एकदम बदल जाता है और आकार तो बदलता ही रहता है, यानी कि दोनों चीजें बदलती रहती हैं। आकार कहने का मतलब है कि आप ऐसे हवा में छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए हमने गुब्बारे में भर के कोई गैस लाई यहाँ पर कमरे में छोड़ दी, पूरे कमरे में फैल जाएगी, है ना? तो वो उसी का आकार ले लेती है और आयतन भी बढ़ा लेती है अपना, जो इतने में आयतन में थी वो उतना बहुत सारा फैल जाएगी, तो उसका कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है, ठीक है? तो ये ठोस द्रव गैस होता है। आप जर्नल जानिए, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? चलिए, तो अब जब क्या हुआ कि ठोस, द्रव, गैस 3 चीज़ें बन गई, ठीक है, मिल गई, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन जब धीरे-धीरे रिवॉल्यूशन हो रहा था, चीज़ें खोज की जा रही थी, समझी जा रही थी, देखी जा रही थी, है ना? कोई-कोई तत्व, कोई-कोई चीज़ें मिल रही थी, तो उन्हीं में जो है चीज़ों को 2 तरीके से, मतलब 3 तरीके से कह सकते हैं और क्लासिफाई किया गया। एक तो तत्व और एक यौगिक और एक मिश्रण, ये 3 चीज़ें फिर से बन के आती हैं। जैसे ये ठोस, द्रव, गैस है, 3 तरह से इसको क्लासिफाई किया गया, मतलब कि उसका वर्गीकरण किया गया। उसी तरीके से जो हमारे द्रव्य होते हैं उनको फिर से एक दूसरे हिसाब से उनको 3 तरीके से वर्गीकरण किया गया, क्लासिफाई किया गया। एक तत्व हुआ और एक यौगिक हुआ और एक मिश्रण हुआ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं तत्व क्या होते हैं, क्योंकि तत्व से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक? तो देखिए तत्व क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक, ये मान लीजिए कि एल्यूमीनियम का ये ब्लॉक है, एल्यूमीनियम ये नहीं है, बस मानने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? एल्यूमीनियम जानते हैं ना सब लोग? एल्यूमीनियम, तो एल्यूमीनियम का मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ठीक है? एक डब्बा है एल्यूमीनियम का, पूरा एल्यूमीनियम का और कुछ भी इसमें नहीं है, केवल एल्यूमीनियम है। तो उसमें क्या होगा, समान परमाणु होते हैं, तत्व जो होता है उसमें समान परमाणु होते हैं, यानी कि जो परमाणु इस पॉइंट पर होगा, जो परमाणु यहाँ वही यहाँ पर हर जगह, मतलब उस पूरे बॉडी में एक सिंगल सेम परमाणु होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे लोहा होता है, ठीक है? तो लोहा का आपने एक छोटा सा ब्लॉक ले लिया, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ध्यान रखिए, एकदम प्योर हम लोहे की बात कर रहे हैं, शुद्ध लोहा की बात। तो आपने प्योर लोहा ले लिया, अब उसके आप हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो लोहे का ही परमाणु होगा। किसका परमाणु होगा? लोहे का ही परमाणु होगा, तभी जाकर के वो लोहा बनता है। आपने सोना लिया, सोने में हर एक जगह पे जाके देखेंगे तो वहां पर सोने का ही एक परमाणु होगा। तो सोने के ढेर सारे परमाणु से मिलकर के कोई छोटा सा ब्लॉक बनता है ना? कोई छोटा सा वस्तु बनती है।
तो जिसमें हमारे समान परमाणु होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। अब तक 108 तत्वों की खोज की जा चुकी है। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी चीजें आप देखते हैं, ठीक है, जितने भी चीजें आप देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, आपका कार्बन हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं, आप कॉपर देखते हैं, और उसमें सोना देखते हैं, ठीक है, चांदी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें। तो वो जितनी भी चीजें आप उसमें देखते हैं, वो सब एक-एक तत्व का नाम है, वही तो तत्व है। 108 तत्व हैं जिनको पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया, क्योंकि उनकी अलग-अलग प्रॉपर्टी है, तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कर दिया गया है। अभी हम लोग आगे चल कर के पीरियोडिक टेबल की एक अलग क्लास लेंगे, जिसमें हम आपको पीरियोडिक टेबल पूरा बताएंगे, ठीक? तो अब तक कितने तत्व हो चुके हैं टोटल? 108 तत्व की खोज की जा चुकी है। अब देखिए, जो तत्व है इनको भी 3 तरीके से बाँटा गया है। जो तत्व है इनको भी 3 तरीके से बाँटा गया है। कैसे-कैसे? एक आपका धातु होती है, ये 108 याद रखिएगा, हो सकता है कभी एग्ज़ाम में पॉलिटेक्निक वगैरह में पूछ ले, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, एक होता है आपका धातु, और एक होता है अधातु, और एक होता है उपधातु। ठीक है? धातु, उपधातु, और धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है? तो ये क्या होता है भाई, इसमें देखिए जो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, इसके गुणों से पूछे जाते हैं। तो धातु हम कैसे पहचानेंगे कि कौन-सी चीज़ धातु है, कौन-सी धातु नहीं है? तो जनरली एकदम श्योरिटी हम नहीं कह रहे हैं, जनरली जो है धातुओं में क्या होता है कि चमक होती है। चमक समझ पा रहे हैं? अब जैसे ये बोर्ड है, अब आप देख पा रहे हैं कि चमक रहा है, तो ये ऐसा बात नहीं है। जैसे कि आप स्टील देखते हैं, आप लोहा देखते हैं, आप चांदी देखते हैं, आप सोना देखते हैं। जब आप इनको देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि चमक होगी थोड़ी बहुत, है ना? तो धातुओं में चमक होती है। क्या होती है? चमक। अब एक प्रॉपर्टी को लेकर के आप उसको धातु नहीं कह देंगे। जैसे कि ये हमारा आप बता रहे हैं ना, ये बोर्ड है, तो बोर्ड आपको चमक रहा है, तो चमकने का मतलब ये नहीं कि चमक आपको दिख गई तो धातु कह दीजिए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है? इन सभी प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करता है, फिर जाकर के हम उसको फाइनली प्रोसेस करके दिमाग में समझ करके कहते हैं कि ये धातु है, ठीक है? तो उनमें क्या होती है? चमक होती है। जैसे कि हमने कहा कि आप स्टील देखिए, आप लोहा देखिए, अब लोहे में जंग लग जाए तब की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल जो हमारा लोहा निकलता है उसमें देखेंगे तो चमक होती है ना? जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कुछ चीजें। जैसे कि ये देखिए, मेरे पास ये घड़ी है ना एक। तो अब इसमें देखिए, घड़ी में आप देख पा रहे हैं कि ये कितना चमक रही है ना? तो ये चमक है इसमें एक तरीके की। और हम आपको कुछ चीज़ दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आप देख पा रहे हैं, ये लगा हुआ, है ना? तो इसमें देखिए टिन का बना हुआ है, टिन। टिन जानते हैं ना? तो ये चमक रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चमकती ही रहती हैं, तो ये क्या होती है? धातुएँ, ठीक है? चमक होती है, और क्या होती है? ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड, जुकाम हो गई तो छींक आना होता है कभी-कभी, आती नहीं है। हाँ, ऊष्मा चालकता क्या होती है? कभी आपने बचपन में कोई भी चीज़ गरम की है, जैसे कि कैंची, या फिर कोई रॉड लोहे की, या फिर कोई भी चीज़ जो थोड़ा मेटल की हो, जो लोहा हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है, स्टील हो सकती है। तो जब आप उसको चम्मच वगैरह जैसे आप कभी गरम करते हैं, या फिर जैसे करछुल वगैरह जो जिससे खाना वगैरह बनता है, तो जब उसको गरम किया जाता है, तो आप देखते हैं कि गरम तो यहाँ पर हो रहा होता है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका हाथ भी गरम होने लगता है, वो भी थोड़ा-थोड़ा जलने लगता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ऊष्मा चालकता। यानी कि हीट का ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है? जो हमारी मेटल्स होते हैं, जो धातुएँ होती हैं, वो क्या कर सकती है? हीट का ट्रांसफर सॉरी, बहुत तबीयत थोड़ा हमको लग रहा है खराब ना हो जाए, फिर क्लासेस भी नहीं चल पाएँगी आप लोगों की, ठीक है? तो देखिए, जो हमारी क्या होती है, धातुएँ होती है, वो क्या होती हैं? हीट का ट्रांसफर कर सकती है, हीट का ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है? जैसे कि चम्मच वगैरह आपका हो गया। उसके बाद देखिए, ये विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का भी वो कंडक्ट कर सकती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी भेज सकती है। जैसे जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी किसी भी प्लग या किसी भी चीज़ में अगर मना किया जाता है कि लोहे से मत टच कीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि लोहे में क्या होगा, है ना? मान लीजिए आप किसी चीज़ से यहाँ पर ये कोई तार है ना? ये कोई तार है जो खुला हुआ है, मतलब कि इसमें
प्लास्टिक नहीं लगा है। तो अगर यहाँ पर आप अपने हाथ से पकड़ करके ठीक है, अपने हाथ से पकड़ करके इसको जो है वो करेंगे, ठीक है, इसको लगाएँगे, तो क्या होगा, आपको शॉक लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपको? शॉक लग जाएगा अगर आप इसमें टच करेंगे तब। ठीक है? तो ये क्या होता है, जो हमारी धातुएँ होती हैं, ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। ठीक है? अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो तार होते हैं, ठीक है? तार किसका बनाया जाता है? क्या हम तार प्लास्टिक का बना दें तो हमारा काम हो जाएगा क्या? तार जो है हम प्लास्टिक का बना दें तो हमारा काम हो जाएगा क्या? अब आप कहेंगे सर तार तो प्लास्टिक का ही होता है। भाई तार का ऊपरी सरफेस प्लास्टिक का होता है, अंदर की बात हम कर रहे हैं। तो अंदर जब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये बाहरी सरफेस है, ठीक है, ये बाहर वाला है, उसके अंदर देखेंगे तो ऐसे तार निकलता है ना। तो ये जो होता है आप देखते हैं कि एल्यूमीनियम का होता है। ज्यादातर जो सस्ते तार आते हैं वो एल्यूमीनियम के आते हैं। अगर आप और महंगा खरीदना चाहते हैं तो कॉपर के खरीदते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इनका जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अभी टाइम पे, धातु की, अधातु की, उपधातु की, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, किसमें चमक होती है, उसमें अच्छा लगता है, इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम इनको जानेंगे तभी अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे हमने जाना कि धातु में विद्युत चालकता होती है। अब हमने जाना धातु में विद्युत चालकता होती है, तो विद्युत चालकता कहने का मतलब है कि अब हम इससे तार बना सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि तार तार क्यों क्या काम करता है भाई? एक जगह से यहाँ पर बल्ब कोई होगा, ठीक है, कोई बल्ब होगा, इधर कोई दूसरा तार मान लीजिए लगा होगा, ठीक है, और इधर इसमें कोई चीज बैटरी लगी होगी, है ना, इधर जो है कोई बैटरी लगी होगी, तो जब हम उसको करंट देंगे तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो हमको ये पता है कि इस बैटरी में जो बिजली है वो इस बल्ब तक कैसे पहुंचेगी, जब हम एक धातु का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि धातु ही विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, ये हमने दिमाग लगाया। लेकिन फिर हमने देखा कि अगर इसको कोई बच्चा या फिर कोई भी आदमी या कोई भी जानवर कुछ भी टच कर लेता है तो इसमें शॉक लग सकता है। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाई। तो प्लास्टिक ही क्यों चढ़ाई, उसका अभी आंसर आपको अधातु वाले में मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ गए कि धातु में क्या क्या होता है, चमक होती है, ऊष्मा चालक कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट को भेज सकता है, ठीक है, विद्युत को भेज सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात वर्धनीयता क्या होती है कि जो मेटल्स होते हैं उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको हम रख करके ऐसे पीटे, देखिए हमारे पास में, एक सेकंड, हमारे पास में देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये रिंग है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि धरती पे ये स्टार्टिंग से ही आदिकाल में 1717 में ये गिरी थी और वहां से ये हमने उठाई और पहन ली, ऐसा तो है नहीं, है ना। इसको क्या किया गया होगा, जो मेटल रहा होगा उसको थोड़ा सा काटा गया होगा, फिर उसको काट के ऐसे पीट 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 के एक चपटा जैसा बनाया गया हो, फिर उसको ऐसे घुमा करके यहाँ पर बीच में वेल्डिंग कर दिया गया होगा, ठीक ठीक है, फिर ये एक रिंग बन गई होगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारी धातुएं होती है उसको पीट पीट करके से चादर के फॉर्म में हम उसको बना सकते हैं, फ्लैट सरफेस बना सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण। ठीक है, आघात का मतलब क्या होता है कि उसको पीटना, आघात का मतलब होता है पीटना, वर्धनीयता का मतलब होता है, वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना, तो पीटने पर जो बढ़ जाए उसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेटल, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप खुरपी जानते होंगे, ठीक है, खुरपी कौन कौन नहीं जानता भाई, खुरपी जानते होंगे ना, कैसे होती है खुरपी, थोड़ा बनाते हैं हम आपके लिए। देखिए ऐसे, जो नहीं जानते होंगे उन्होंने देखी होगी कभी कभी ना कभी। ठीक है, ऐसे ऐसे खुरपी जो है आपकी, मान लीजिए होती है ना, ऐसा खुरपी आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है कि कोई भी जैसे पौधा वगैरह लगाना है तो ऐसा खुदाई करके छोटा छोटा ऐसा 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 करके और पौधा उसमें लगा करके फिर मिट्टी उट्टी डालने में इसका यूज किया जाता है। घास वगैरह को कोई साफ करने में, छीलने वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको खुरपी बोलते हैं गाँव वगैरह में, शहर में जो भी बोलते हो आई डोंट नो, है ना।
तो ये खुरपी होती है। तो इसमें क्या होता है जब आप काफ़ी समय से इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि इसकी जो ये धार होती है, ये कमज़ोर हो जाती है, मतलब एक तरीके से मोटी हो जाती है, काम नहीं करता है फिर, ठीक है? तो हम इसको ले जाते हैं किसके पास में? जो भी इसको शार्प करता है, ठीक है? तो वहाँ पर हम ले जाते हैं एक स्मिथ के पास में, मतलब स्मिथ उसको बोलते हैं जो काम करता है उस चीज़ के लिए, है ना? जिसको हम लोग हिंदी में लोहार बोलते हैं ना? तो उनके पास ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो इस चीज़ को गरम करते हैं, गरम करने के बाद गरम इसलिए करते हैं ताकि उनको फ़ोर्स कम लगाना पड़े और गरम करने के बाद उसको ऐसे-ऐसे हथौड़े से उसको क्या करते हैं पीट देते हैं। तो पीट देते हैं तो ये थोड़ा चपटा हो जाता है और शार्प हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब इसको पीटते हैं तो ये शार्प हो जाता है और फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है और फिर से हमारा ये काम करने लगता है, ठीक है? इस तरीके से आपने देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें आप इसके रिगार्डिंग समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि एल्युमिनियम का ही आपने एक कोई रॉड देखा होगा और एल्युमिनियम की आपने कोई शीट देखी होगी। अच्छा, आपने वो कभी देखा है जैसे कि कभी भी किसी भी मिठाई वगैरह पे एल्युमिनियम का फॉइल रहता है। जैसे कि आपका मान लीजिए रसगुल्ला है, रसगुल्ला तो सभी ने खाया होगा ना? ये मान लीजिए प्लेट में रसगुल्ला रखा हुआ है, तो देखते हैं इसके ऊपर एल्युमिनियम की फॉइल लगी होती है हल्की-हल्की, एल्युमिनियम की। है ना? सोचते हैं कि ये क्यों लगा दिया गया है, मेटल उस पे लगा दिया जाता है ना? तो एल्युमिनियम की फॉइल उस पे लगी होती है, कोई मिठाई होगी, ठीक है? थोड़ा महँगी वाली, अच्छी वाली, तो उसपे लगा होता है एल्युमिनियम की फॉइल। तो वो एल्युमिनियम ही होता है आपका, जिससे तार वगैरह बनता है, लेकिन उसको इतना पतला कर दिया जाता है, ठीक है? प्रेस करके, उसको दबा करके, तो बहुत ही पतला हो जाता है, ठीक है? उसको हम खा सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है, क्लियर है? तो इसको हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं, क्लियर है? याद रहेगा ना? आघात वर्धनीयता। उसके बाद आता है तनन। तनन क्या होता है भाई? हाँ, तनन क्या होता है? जैसे किसी भी मेटल को, अच्छा, आघात वर्धनीयता में एक बात आपको और बता दें, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी दूसरी चीज़ों में नहीं पाई जाएगी, ठीक है? अधातु, उपधातु इन सब में नहीं पाई जाएगी, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तनन क्या होता है? तनन ये होता है कि जैसे ये मेटल है, ठीक है? मान लीजिए कि हमने एल्युमिनियम का इतना छोटा-सा मेटल ले लिया या कॉपर का ले लिया, मान लीजिए कॉपर का ही हमने ले लिया या लोहा ले लिया, तो इतना बड़ा ले लिया। अब हम इसको अगर खींचेंगे, ठीक है? तो ये तनेगा, तन करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ऐसे खींच के तन के बड़ा हो जाएगा। यानी कि किसी भी मतलब कि किसी भी तत्व को जिसको हम खींच के तार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तार के फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है? एकदम पतला शीट में उसको चेंज कर सकते हैं, उस गुण को हम क्या कहते हैं? तनन कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, लोहे के भी तार बनाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि अ, धरती पे बनी-बनाई तार पड़ी थी, लाए हम प्लास्टिक-व्लास्टिक चढ़ा करके बेचने लगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, लोहा भाई पहले निकाला जाता होगा, ठीक है? उसके बाद उसमें एक साफ मटेरियल का लोहा बनाया जाता होगा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है? उसके बाद उसको तार बनाने के लिए प्रोसेस किए जाते होंगे। जैसे कि हमने कहा ना कि उसको पहले मोटे रॉड में बदला जाता है, फिर उसके बाद उसको खींचा जाता है, तो पतले तार में बदलता है, तो ऐसे करके प्रोसेस बनाया जाता है। तो उसमें अगर तनन का गुण नहीं होगा, तो वो कैसे होगा? तो धातुएँ वो होती हैं जिसमें तनन का भी गुण होता है, यानी कि उनको खींच करके पतले तार के फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक है? चलिए एक बार थोड़ा-सा फिर से इसको बता देते हैं, फिर उसके बाद अगले की बात करते हैं। ठीक? तो चमक क्या होती है? वो चमकते रहेंगे, ठीक है? वो क्या करते रहेंगे? चमकते रहेंगे, जैसे कि सोना। सोना चमकता है, चांदी चमकता है, लोहा चमकता है, कॉपर चमकता है। तो ये सब आपके क्या हैं? धातु हैं, ठीक है? ऊष्मा चालकता, हीट को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है? चम्मच को अगर आप आगे गरम करेंगे तो पीछे तक गरम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इस ऊष्मा की चालकता है, तो वो आपका क्या है? मेटल है, ठीक है? विद्युत चालकता, अगर आप चम्मच को इलेक्ट्रिसिटी में टच करा दें, कराना आपको कभी नहीं है, ठीक है? ऐसे टच करा दें तार में, तो आपका क्या हो जाएगा? ऊष्मा का चालक बन जाएगा, ठीक है? आघात वर्धनीयता, अगर आप उसमें पीटेंगे हथौड़े से या किसी भी चीज़ से, तो वो फैल जाएगा, ठीक है? तनन, जब आप उसको खींचेंगे तो वो तार के फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आपको याद रखना है। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वेश्चंस में आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। क्लियर है? चलिए इतना तो अब आपको हो जाना चाहिए। देखिए बहुत इसीलिए धीरे-धीरे चल रहा है ताकि आपके दिमाग में हर चीज़ बैठती जाए, ठीक? चलिए अगली बात करते हैं अधातु की। तो अधातु में क्या होता है? इनमें धातु के गुण नहीं होते हैं। धातु के गुण नहीं होते, ठीक है? धातु के इसमें गुण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे चमक, चमक आपको नहीं दिखने को मिलेगी। इसके एग्जांपल्स क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे कॉपर हो गया, ठीक है? सल्फर हो गया, ठीक है? कैल्शियम हो गया, ठीक है?
तो ये सब में आपको जो है क्या नहीं मिलेगा देखने को? कैल्शियम नहीं, आपको इसमें जो है इसके गुण देखने को नहीं मिलेंगे जो धातु के हैं, चमक देखने को नहीं। आपका कार्बन है, कार्बन आपने देखा जैसे कि कोयला होता है ना, कोयला से आप ले लीजिए कार्बन को, तो क्या आपने उसमें चमक देखी? चमकता रहता है? चमकता तो नहीं रहता है, ठीक है। लकड़ी देख लीजिए, क्या चमकती रहती है? क्या नहीं चमकती रहती है, ठीक है। तो ऊष्मा की चालकता, अगर आप इन चीजों को एक किनारे से गर्म करेंगे तो दूसरे किनारे तक हीट नहीं आएगी ज्यादा, बहुत थोड़ी बहुत आगे अलग बात है, लेकिन जनरली जो है बहुत कम हीट आएगी, है ना। तो हीट का भी ट्रांसफर ये लोग नहीं कर सकते हैं। आपका प्लास्टिक जैसे हो गया है ना, विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता इनके अंदर नहीं होती है, विद्युत चालकता नहीं होती है। कुछ अगर अधातुओं को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अब एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। तो विद्युत चालकता भी इसमें नहीं होती है। जैसे कि हमने कहा ना प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग तार के ऊपरी लेयर में क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि वो एक अधातु है और विद्युत का चालन नहीं करती है। इसीलिए हमने सोचा कि भाई विद्युत चालन नहीं करती है, हम उसको उसके बाहर उसको लगा सकते हैं। इसीलिए तो हमने कहा ना कि भाई प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम उसका सही जगह पर उपयोग कर सके। तो हमने देखा कि इसमें इस तरीके का गुण है, इस तरीके की प्रॉपर्टी है, तो इसको इस काम में लगा देना चाहिए। जैसे कि भाई कोई भी इंसान होता है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से उसको उसका काम दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो विद्युत चालकता, उसके बाद आघात वर्धन नीतियां। अगर आप कोयले यानी कि जैसे कार्बन है उसको लेकर के पीटेंगे तो क्या वो फैल जाएगा? ठीक है, लकड़ी को लेकर के पीटेंगे तो क्या वो फैल जाएगी? कभी नहीं फैलेगी, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी पूरा, ठीक है, चूर चूर हो जाएगी, लेकिन वो फैलेगी नहीं। तो उसमें जो है आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? तनन। तनन भाई आघात वर्धनीयता नहीं है तो तनन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या आप लकड़ी को पकड़ के खींचेंगे लकड़ी लंबी हो जाएगी क्या? मतलब कोयले को पकड़ के खींचेंगे कोयला लंबा हो जाएगा क्या? कभी नहीं, टूट जाएगा लेकिन लंबा नहीं होगा। तो तनन, आघात वर्धनीयता, ठीक है, विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, चमक, ये सब अधातुओं में नहीं होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियोस में बताए भी थे कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय या उदासीन हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर ऑप्शन में आपके अम्लीय दिया रहेगा तो आप अम्लीय ही लगा देंगे। अगर दोनों लिख करके दिया है तब आप दोनों में लगाएंगे। दोनों मतलब जैसे लिखा रहेगा कि अम्लीय या उदासीन, तो आप इस ऑप्शन में लगाएंगे, या फिर अम्लीय नहीं है तो उदासीन में लगाएंगे, ठीक है। अगर मतलब तीन ऑप्शन बनाए जा सकते हैं ना, एक अम्लीय तो उसमें लगा दीजिए, ठीक है, अगर वो है तो। मान लीजिए अम्लीय नहीं है, उदासीन है तो उदासीन में लगा दीजिए। अगर दोनों मान लीजिए कि है तो ऐसे लिखा रहेगा, टोटल इतना लिखा रहेगा, ठीक है। तो जो भी रहेगा आप इसको आंसर कीजिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा उपधातु। उपधातु क्या होता है भाई? उपधातु ऐसी चीज होती है जो धातु और अधातु दोनों का प्रॉपर्टी रखती है, दोनों का गुण रखती है, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें जिसमें धातु के भी कुछ गुण है, अधातु के भी कुछ गुण होते हैं। इसमें लिखा था जो धातु और अधातु के बीच का गुण रखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे उपधातु होते हैं ये टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 7 होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये हमारा, ठीक है, ये सातों आपके लिखे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो 7 अपने उपधातु याद रखिएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसका एक टेक्निक भी होता है, याद करने का तरीका भी होता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं इसमें कैसे इसको याद करते हैं। बॉस जी, बॉस देखिएगा, बॉस जी आए, अ, आए टाइम पे, ठीक है। बॉस जी आए टाइम पे। यहाँ पर देखिए बच्चों की दिक्कत क्या होती है, बच्चे इसको तो हमने बता दिया लेकिन याद क्या कर लेते हैं, बॉस जी आए टाइम से। तो ये मत कीजिएगा, टाइम पे, क्या टाइम पे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टर्म होता है जिससे हम लोग अपने सभी उपधातुओं को याद रख सकते हैं एक सेंटेंस से। कैसे कैसे? बी से क्या होता है आपका? देखिए बी से आपका हो जाएगा बोरान, ठीक है। बी से मतलब बॉस में दो वर्ड है ना, ब है और स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस, मतलब स से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। ब फिर स यानी कि बोरान और सिलिकॉन। जी से जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है?
उसके बाद आपका है जी आई, आई से आपका आर्सेनिक हो जाएगा एस, ए से आपका एंटीमनी हो जाएगा, एंटीमनी को हम लोग एस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ये आपका एंटीमनी हो गया है ना। उसके बाद क्या है, टाइम आपका टीई पूरा टाइम पे आ जाएगा है ना, जिसको हम लोग टेल्योरियम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद पे मतलब टाइम पे, तो पे से आपका पोलोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साथ होते हैं, तो आप इसको याद रख लीजिए। याद करने का यही तरीका है कि बॉस जी आए टाइम पे। ठीक है, बॉस जी आए टाइम पे, ये आपका तरीका है उपधातु को याद करने का। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट पॉइंट बना करके इसको लिख लीजिएगा, ताकि आप इसको याद रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा उपधातु है। ठीक है, तो अब आपको पता रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे तो आप बता लेंगे, क्योंकि 7 होते ही है ना, 7 है ना टोटल, देखिए 3 3 6 1 7। ठीक है, 7 होते हैं। क्लियर है, इतना आप ध्यान रख पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। उसके बाद बात करते हैं यौगिक मिश्रण। ठीक है, यौगिक और मिश्रण की। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि समय कम है। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक का एग्जाम्पल, यौगिक तो आप रोज दिन रात पीते हैं, क्या पीते हैं भाई, क्या पीते हैं, H2O, पानी, जल ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, H2O, है ना। पानी का सूत्र तो ये होता है। पानी आपका तत्व है कि नहीं है, बताइए, पानी आपका तत्व है या यौगिक है, बताइए भाई। पानी आपका तत्व है या यौगिक है, किसमें रखा जाना चाहिए, तत्व में। तत्व में तो नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व हम किसको कहते हैं, जिसमें समान परमाणु होते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, समान परमाणु तो है नहीं कि है, नहीं है। तो इसको हम लोग तत्व तो नहीं कह सकते। तत्व केवल वही होगा जैसे उसमें केवल सिंगल हाइड्रोजन 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 हो, या फिर केवल ऑक्सीजन 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 हो, या फिर केवल आयरन 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 हो, या फिर केवल सोना 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 के परमाणु हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, कॉपर 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 के परमाणु हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। लेकिन इसको हम तत्व नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम यौगिक कहेंगे। तो यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का, दो या दो से अधिक तत्वों का, तत्व को ही हम मिलाते हैं। तो किसमें मिलाते हैं, निश्चित अनुपात, ये भी याद रखिएगा, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब रासायनिक संयोग यानी कि रिएक्शन होता है। ठीक है, तब जो प्राप्त पदार्थ होता है, प्राप्त पदार्थ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाया, और कैसे मिलाया, एक अनुपात में मिलाया, एक रेशियो में मिलाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उसको मिक्स कर दिया, उसका रासायनिक संयोग हो, मतलब केमिकल बॉन्डिंग हो या ना हो, उससे फर्क हमको नहीं पड़ना, तब फिर उसको हम यौगिक नहीं कहेंगे। कब कहेंगे, जब उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, एक अणु बन जा रहा है हमारा उसका पानी का। ठीक है, आपका HCl हो गया, HCl हो गया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड होता है। तो ये भी आपका क्या है, यौगिक है। तो जितने भी आप फॉर्मूले देखते हैं केमिस्ट्री में, वो सब क्या है, यौगिक है। और क्या हो सकता है भाई, H2SO4, H2SO4, ये आपका हो गया। और छोड़िए, जो आप डेली खाते हैं NaOH, नहीं NaOH नहीं खाते हैं, NaCl। ठीक है, NaOH भी आपका एक तरीके का यौगिक ही है, NaOH। ठीक है, तो जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है तत्वों को मिलाया तो गया है, लेकिन साथ ही साथ एक रेशियो में मिलाया गया है। अगर उसमें से कम या ज्यादा कर दिया जाए तो ये नहीं बनेगा। आप हमको बताइए, क्या इस इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या वो मिक्स होकर के पानी क्यों नहीं बन जा रहा है फिर, तो वही चीज है, जब उस रेशियो में मिक्स होगा तभी पानी बनेगा। ठीक है, जब उस रेशियो में हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करेंगे तभी HCl बनेगा। जब उस रेशियो में हम सोडियम और क्लोरीन को करेंगे तभी सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि नमक बनेगा।
समझ पा रहे हैं? तो उसका एक रेशियो होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। मिलाना तो है लेकिन रेशियो, मिलाना तो है लेकिन रेशियो में मिलाना है, ठीक है? तो उसको हम यौगिक कहेंगे। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना? बस हम उसको मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? बस उसको हम मिक्स कर देते हैं, उसमें ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है? जैसे जैसे कि हमने बालू लिया, बालू, उसमें हमने पानी मिला दिया, हमने बालू लिया, चीनी मिला दिया, हमने मान लीजिए कि कोई भी चीज जैसे बालू लिया और उसमें मिट्टी मिला दिया, ठीक है? मिट्टी लिया उसमें पानी मिला दिया। तो इस तरीके के जो भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसमें हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है? उसमें नॉर्मली हम बस मिक्स कर देते हैं किसी भी रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण और यौगिक में बहुत अंतर होता है, ठीक है? अब मिश्रण भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है विषमांग मिश्रण और एक होता है समांग मिश्रण। इसको हम लोग विषमांगी या समांगी भी कहते हैं, ठीक है? तो विषमांगी समांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए, जैसे कि एक छोटा-सा एग्जांपल से समझते हैं। पानी हमने लिया, पानी में हमने बालू मिला दिया। बालू जानते हैं ना, कंकड़ पत्थर, बालू मिला दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? बालू ऐसे जाएगी नीचे से और बैठ जाएगी, थोड़ा धूल-वूल इसमें गंदा हो जाएगा, है ना? पानी होगा। तो उसमें क्या हम पानी को अलग देख पा रहे हैं और जो मिट्टी उसमें मिली हुई है, जो बालू मिला हुआ है, सबको अलग-अलग देख पा रहे हैं। तो वो हमारा क्या है? विषमांग मिश्रण है। क्या है हमारा? विषमांग मिश्रण है, ठीक है? समांग मिश्रण क्या होता है फिर? हमने पानी लिया, उसमें चीनी मिला के घोल दिया ऐसे। घुल जाएगी? पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। हमने पानी लिया, जहर मिला दिया, खतरा नहीं है। ठीक है, थोड़ा-सा 2 ड्रॉप डाल दिया, तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, समांगी। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो मतलब कि हर एक पॉइंट पे जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्लास है, ठीक है? ये ग्लास है और इसमें हमने पानी लिया था और कुछ हमने मिला दिया, ठीक है? मान लीजिए कि ये पानी है और इसमें जो है चीनी मिक्स है, ठीक है? क्या है? चीनी इसमें मिक्स है और ये हमारे पास में पानी है और इसमें बालू मिक्स है लेकिन नीचे ऐसे आकर के सेटल डाउन है, बैठी हुई है ना? तो अब इसमें क्या है? इसमें अगर आप कहीं भी पॉइंट से जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अगर आप 1 चम्मच पानी इधर से निकालेंगे या फिर नीचे से या कहीं से भी निकालेंगे, वो उतना ही मीठा, उतना ही सब कुछ होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांग मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन जब ये चीज़ ऐसी नहीं होती है, अगर आप यहाँ से पानी निकालेंगे तो आपको थोड़ा ठीक-ठाक पानी मिलेगा। लेकिन अगर आप नीचे से निकाल लिए तो आपको मिट्टी-उट्टी उसमें पत्थर-कंकड़ निकल कर के आएँगे। यानी कि हर एक जगह की प्रॉपर्टी जब सेम होती है, ठीक है? प्रॉपर्टीज़, तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं और जब प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है तो उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक? चलिए देखते हैं क्या है भई? हमको लगता है आज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि समय नहीं लग पा रहा उतना है। नहीं हो पाएगा तो इसको समझाने के बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो क्या है? विषमांग हो गया, समांग में क्या? हाँ, देखिए, विषमांग में प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते हैं। यही हमने कहा ना कि विषमांग में आप एक जगह पर उसका गुण कुछ होगा, कुछ और होगा, कहीं और होगा। नीचे चले आएँगे तो मिट्टी-विट्टी ही उठा ले आएँगे, है ना? तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर उसका मिश्रण समान नहीं होता। अब आपको जैसे कि हमने कहा था आपका ब्लड वगैरह जो है, ये सब भी क्या होता है? विषमांग मिश्रण में। ठीक है, समांग मिश्रण में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक भाग पर जो गुण होता है वो आपका समान होता है, जैसे कि हमने चीनी और पानी का घोल बताया। चीनी और आपका ऐसा भी हो सकता है कि पानी और नींबू का भी हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारा होता है, इसपे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अब वो नेक्स्ट क्लास में कर पाएँगे क्योंकि समय उतना नहीं है आज की क्लास में, ठीक है? बाकी आप समझ लीजिए, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स और हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये हमने आपको बताया भी था एक बारी, फिर से समझ लीजिए क्योंकि इसी चैप्टर में ये टॉपिक आता है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन हम उसको कहते हैं, परिवर्तन मतलब चेंजेस, ठीक है? परिवर्तन मतलब चेंजेस। तो जब हम किसी भी चीज में इस तरीके का चेंजेस आता है कि उसका स्वरूप और गुणधर्म अस्थायी परिवर्तन, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसका रूप है, उसका जो गुणधर्म है, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी, उसके गुण, है ना? अस्थायी रूप से परिवर्तन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं?
अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, ठीक है, गुड, गुड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हमको लगा उधर रासायनिक लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो भौतिक परिवर्तन ये आपका होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक संगठन जो होता है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता आपके भौतिक परिवर्तन में। जैसे जैसे कि हमने आपको कहा था, कई एग्जांपल्स हमने बताए थे, फिर से बता रहे हैं। जैसे कि हमने बर्फ लिया, बर्फ पिघल रही है, ठीक है? तो बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल करके किस में बदलेगी भाई, पानी में बदलेगी। तो बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो एक तरीके का पानी है, तो उसका फॉर्मूला H2 होता है। और जब वो पिघल करके पानी बनती है, तब भी उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2 ही होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि उसका स्वरूप नहीं बदल रहा है, पानी ही है, ठीक है? गुणधर्म भी उसका नहीं मतलब कि अस्थायी रूप से परिवर्तन आ रहा है, एकदम नहीं कि परमानेंट चेंज आ जा रहा है। चेंज तो आएगा ही भाई, परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन अस्थायी परिवर्तन हो रहा है। ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसको हम लोग वापस भी ला सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे कि एक आपका ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। और क्या हो सकता है, जैसे कि हमने कागज को लिया, कागज को लेकर के हमने फाड़ दिया, ठीक है? कागज को हमने लेकर के फाड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, कागज को हमने फाड़ा, तो उसमें उसका स्वरूप और गुणधर्म में कोई चेंजेस आएगा, मतलब जैसे जो भी उसकी प्रॉपर्टी है कि सफेद है, ठीक है, पतला सा कागज है, ठीक है, कागज ही है, तो कहने का मतलब उसमें बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आ जाएगा, अस्थायी परिवर्तन ही है, उसको हम लोग वापस अगर चाहे तो ठीक करके बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा चीज नहीं आ जाएगा कि उसका केमिकल रिएक्शन ही चेंज हो जाए, है तो वह कागज ही अभी टाइम पर। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उसमें लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है, ध्यान रख पाएंगे इसको। उसके बाद क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसका अवस्था गुणधर्म स्थायी रूप से बदल जाते हैं, स्थायी रूप से बदल जाते हैं। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर कहा, जैसे केमिकल जो हमारे चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, इसका एक एग्जांपल आप ऐसे जानिए कि लकड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी को आपने काट दिया, तो ये कैसा चेंजेस हुआ, आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। क्यों, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज थोड़ी ना हो रहा है, कट गई, दो हो गई, बस है तो लकड़ी ही अभी, ठीक है। उसको लकड़ी ही कहेंगे कि कुछ और कहेंगे, लकड़ी ही कहेंगे। लेकिन अगर हमने लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, क्या आप अब आप उसको लकड़ी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो जब आप उसको लकड़ी, क्या हो जाएगा, वो राख हो जाएगी, है ना? तो राख का केमिकल कंपोजिशन, यानी कि उसका जो फॉर्मूला है, रासायनिक फॉर्मूला है, वो बदल जाएगा। इसमें रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। रासायनिक संगठन मतलब आप रासायनिक फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है, उसका कंपोजिशन, तो वो क्या होता है, बदल जाता है, राख हो जाएगा। अब क्या आप उससे लकड़ी बना सकते हैं क्या, वापस आ सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने कहा पेज को फाड़ दिया, तो पेज को फाड़ दिया तो कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक हुआ। लेकिन अगर हमने पेज को जला दिया तो पेज राख बन गया, तो फिर उसको वापस नहीं लाया जा सकता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है, आपको इतनी बातें याद रख पाएंगे कि नहीं, हम आपको जो है कुछ एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, और उसके बाद आज की क्लास कवर करते हैं। बाकी क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन बस बात ये है कि समय थोड़ा नहीं है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, बॉस वाला, ठीक, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, सभी लोग उसको बताइएगा, और ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। चलिए, तो क्या है, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा, सब लोग आंसर, सबका आंसर चाहिए हमको, ठीक है। सबसे अधिक अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, O2 मान लीजिए, ठीक है, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, या फिर आपका लोहा, आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर हम O ही लिखते हैं, ठीक है, ओनली O2 नहीं लिखेंगे, O लिखेंगे, ठीक है।
तो सबसे अधिक मात्रा में इस भूपर्पटी पर क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है? भूपर्पटी पर, ठीक? तो इसको आपको बताना है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसको आप बताइएगा, बाकी हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का समय हो चुका है, ठीक है? तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।